हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई करने का टाइम है। एग्जाम बहुत ही कम दिन के बाद आने वाला है। वैल्यूएबल टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड करिएगा। और आपके लिए हम स्पेशली लेके आए हैं पिछले 6 साल के बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन। बच्चों, आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ना रिपीटेटिव होते हैं, एडजस्टमेंट्स भी सिमिलर होते हैं। तो आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देखने में पूरा कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा समय अगर डालेंगे तो आपको जो एग्जाम आपका देना है उसमें बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपीयर कर पाओगे। तो ये वीडियो में मैं मार्च 2018 का सॉल्यूशन आपको सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है वो हमने अलग से ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, हमारी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो वो मैं इधर कवर नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन 2 जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम नाम के चैप्टर का है, जो कि ओल्ड सिलेबस में था। हमारे न्यू सिलेबस में वो चैप्टर निकाल दिया गया है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं। आते हैं क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन 3 जो था वो था एडमिशन ऑफ पार्टनर का। 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन था। बैलेंस शीट ऑफ मीना एंड हीना। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन का पीडीएफ इधर लिंक में डाला हुआ है, और जो इसका सोल्यूशन है वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा। बिफोर गोइंग अहेड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये जो वीडियो है, आई एम सॉरी, ये जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ताकि जैसे मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके पास क्वेश्चन का प्रिंट आउट भी साथ में हो। ओके, तो आसानी रहेगी आपको समझने में। बैलेंस शीट ऑफ मीना एंड हीना हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, कहां गया, ऑफ 2:1 इज एज अंडर। तो मीना, हीना, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, रिजर्व फंड, लीज होल्ड, लाइव स्टॉक, लूज टूल्स, स्टॉक, डेटर, आरडीडी, बैंक, ये बैलेंस शीट दिया है। सीमा वॉज एडमिटेड विद 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सीमा शुड ब्रिंग 1,20,000 फॉर कैपिटल। फर्म्स गुडविल, याद रखिएगा, फर्म का गुडविल, हाँ, फर्म का गुडविल 1,44,000 है। सीमा अग्रीड टू ब्रिंग हर शेयर बाय चेक, चेक से वो अपना हिस्सा लेके आने के लिए तैयार है। रिजर्व फॉर बैड डेट शुड बी मेंटेन्ड एट 7.5%। इंक्रीज लाइव स्टॉक बाय 4,400। लूज टूल्स राइट ऑफ करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये ट्रिकी एडजस्टमेंट है, बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। तो आउटस्टैंडिंग रेंट इधर 10,000 था और 9040 हमें पे करने को बोला गया है। प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो इसको हम सॉल्व करने की शुरुआत कैसे करते हैं? मैं जरा क्वेश्चन पेपर ले लेता हूं। ये सम सॉल्व करने की शुरुआत कैसे करेंगे बेटा? तो पहले बैलेंस शीट लेंगे, ये सारे फॉर्मेट्स बना देंगे तीनों के, और उसके बाद बैलेंस शीट से एक एक आइटम पिकअप करते हैं और उसका पोस्टिंग करते हैं सही जगह पे। तो पहला हम ले रहे हैं कैपिटल, तो हमने कैपिटल अकाउंट बना के रखा हुआ है, ये रहा कैपिटल, इसमें पोस्टिंग कर दिया 1,34,000 मीना, 1,20,000 हीना। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है बेटा, तो न्यू बैलेंस शीट में हमने क्रेडिटर्स लिख दिया 53,800। उसके बाद रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। अब इसको हम पे कर रहे हैं, रेंट को पे कर रहे हैं, पर 10,000 पे नहीं कर रहे हैं, उसके जगह 9040 पे करना है। तो 10,000 माइनस 9040 अगर करते हैं तो 960 का हमें फायदा हुआ है। तो क्या करेंगे, 960 हम पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट करेंगे। इनकम है, फायदा है, तो उधर क्रेडिट किया। और दूसरा इफेक्ट होगा 9040 हम हमारे कैश में से माइनस करेंगे बेटा। अब मैंने बैंक अकाउंट बनाया नहीं है, अगर आप बैंक अकाउंट बनाते हैं तो उधर पेमेंट साइड पे आप लिखोगे 9040। तो 10,000 जो बैलेंस शीट में था वो अभी नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद रिजर्व फंड 7,200, ये हम दोनों पार्टनर में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 4,800 और 2,400 दोनों पार्टनर्स में आ जाएगा। अब एसेट साइड पे आते हैं, जहां जहां एडजस्टमेंट है उसको हम अंदर के कॉलम में लिखेंगे, जहां एडजस्टमेंट नहीं है उसको हम सीधा बाहर लिखेंगे। तो लीज होल्ड बाहर लिख दिया 20,000, लाइव स्टॉक, लूज टूल्स, डेटर्स को अंदर लिखा, स्टॉक में एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिखा। जब हम सम पढ़ रहे हैं तभी आपको पता है डॉट करना है, जहां जहां एडजस्टमेंट है उधर डॉट करके रखो
ताकि न्यू बैलेंस शीट में जब लिखो तो इनर कॉलम में लिखना। बैंक 75,400, तो ये हो गया पोस्टिंग फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट। अब हम 1 by 1 एडजस्टमेंट लेते हैं। पहला है सीमा शुड ब्रिंग 1,20,000 टुवर्ड्स हर कैपिटल, तो कैश बढ़ेगा और सीमा का कैपिटल बढ़ेगा। तो कैश 1,20,000 से बढ़ा, कैश बोलो बैंक बोलो एक ही बात है बेटा, और कैपिटल बढ़ गया इधर 1,20,000 से, ठीक है। सेकेंड, फर्म का गुडविल है 1,44,000 और सीमा सिर्फ अपने हिस्से का गुडविल ला रही है ना, तो इधर हमने वर्किंग नोट बनाया, आपको भी वर्किंग नोट बनाना चाहिए। हाँ, तो गुडविल ऑफ द फर्म है 144, सीमा का शेयर 1/4 है, तो यानी सीमा का गुडविल हुआ 36। वो गुडविल ला रही है, चेक से ला रही है, तो बैंक टू गुडविल ये एक एंट्री हुआ, और फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स ये दूसरा एंट्री हुआ। न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, न्यू पीएसआर नहीं दिया है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही इनका सैक्रिफाइस रेशियो होगा, तो 2:1 में हमने उसको बांट दिया, तो गुडविल गुडविल कैंसिल हो गया। बैंक बढ़ेगा 36,000 से, तो बैंक जो हमने इधर बैलेंस शीट में लिखा है 36,000 हम ऐड कर देंगे। जैसे ही अभी पता है कि अभी और कुछ कैश बैंक में एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सब का टोटल आप बाहर लिख सकते हो 2,22,360। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे 24 और 12 उसमें बढ़ जाएगा, तो कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गया। ओके, चलिए आरडीडी 7.5% रखना है। अब इसमें भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं मैं बताता हूं। बैलेंस शीट में ऑलरेडी 2,000 का आरडीडी है, तो क्या करना है मैं समझाता हूं। 48,000 का आप 7.5% अगर करते हैं तो आरडीडी आ जाता है 3,600। अब 3,600 तो न्यू आरडीडी है, यहां से माइनस कर दिया, इधर बाहर आउटर कॉलम में लिख दिया। 2,000 रुपए ऑलरेडी आरडीडी था बेटा, और जो बढ़ा के अभी 3,600 कर रहे हैं, मतलब हमारा लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 1,600। तो जो पीएनएल एडजस्टमेंट बनेगा उसमें सिर्फ 1,600 लिखा जाएगा, विच इज 3,600 माइनस 2,000। प्लीज डोंट राइट 3,600 हियर, ऑलरेडी देयर इज एन आरडीडी ऑफ 2,000, न्यू हैज टू बी 3,600, तो अभी एक्स्ट्रा कितना हुआ बेटा, वही हमारा लॉस है जिसको हम पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, चलिए लाइव स्टॉक बढ़ाना है 4,400 से, तो वो इधर क्रेडिट आ जाएगा और इधर बढ़ के टोटल बाहर आ गया। उसके बाद लूज टूल्स को राइट ऑफ करना है, तो लूज टूल्स 20% राइट ऑफ करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा अटपटा है, तो आई एम लीविंग दैट फॉर यू। 18,040 ये लॉस है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करोगे। आउटस्टैंडिंग रेंट का काम हमने कर लिया, तो अभी सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। अब क्या करते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज करेंगे। ये लॉस है तो पार्टनर के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा 2:1 के रेशियो में, ये कैपिटल आ गया ये कैपिटल आ गया 94204760। अब कैपिटल को क्लोज करेंगे और ये जो भी बैलेंसिंग फिगर जा रहा है वो आप लिख दोगे बैलेंस शीट में, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में तीनों फिगर्स, और आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगी। तो काफी इजी सिंपल क्वेश्चन था एडमिशन ऑफ पार्टनर का 10 मार्क्स का। आइए, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो रिटायरमेंट का है, नहीं डेथ का है। डेथ का सम थोड़ा सिंपल होता है बट एट द सेम टाइम ट्रिकी होता है। अगर डेथ में बैलेंस शीट नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, तो सम करने के बाद भी हमें अंदाजा नहीं होता है कि ये हमारा टैली हुआ है कि नहीं। तो इसलिए ना हमने एक छोटा सा कीवर्ड बनाया है, शॉर्टकट बनाया है। देखें किधर लिखा है, ये रहा, ये रहा। तो पहले इधर से समझाते हैं। हाँ, और ये कीवर्ड है CID RGPS। CID अब तो बंद हो गया, पर CID हम सब देखते थे, है ना। तो CID के पास अगर चोर को पकड़ना है तो GPS तो होना चाहिए ना। तो CID RGPS, इसमें C² I² और G² इतना आपको याद रखना है। ये इसलिए है बेटा, जैसे पहले बताया कि इसमें ना कुछ मिस हो जाता है, तो हमने इसका फुल फॉर्म कर दिया है कि जब भी डेथ का क्वेश्चन हो तो इतनी चीजें होनी ही चाहिए।
पार्टनर के कैपिटल में, जो डिजीज्ड पार्टनर है उसके कैपिटल में इतनी चीजें होनी ही चाहिए। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर कमीशन, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डी फॉर ड्रॉइंग्स, आर फॉर इवैल्यूएशन, जी फॉर गुडविल, जी फॉर जनरल रिजर्व, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर, जो लास्ट बैलेंस शीट से डेथ तक का जो पीरियड है उसका शेयर, और लास्ट में सैलरी। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, रफ पेज में CIDR GPS लिख देना है, उसका ये फुल फॉर्म करना है। ये याद रखना पड़ेगा बेटा कि सी फॉर क्या है, वापस सी फॉर क्या है, तो इतना याद रख लिया। उसके बाद आप जैसे जैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं वैसे टिक करते जाना है कि ओके ये काम हो गया, ये काम हो गया। कुछ कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन में होंगे ही नहीं, उसको भी कैंसिल कर देना है, तो कुछ भी छूटेगा नहीं इससे। CIDR GPS ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है डेथ के क्वेश्चन करने के लिए। मैं ये समझता हूं कि डेथ के क्वेश्चन थोड़े सिंपल होते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आ गया। तो आतिश, सतीश एंड मनीष वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग P&L 3:1:1। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2016 के दिन का। कैपिटल है, क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है। मनीष डाइड ऑन 1 अक्टूबर। अब जैसे ये पढ़ते हो ना बेटा, तुरंत इधर उसके ऊपर आप मंथ लिख दीजिए। बैलेंस शीट आपको दिया है 31 मार्च का, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अक्टूबर नहीं काउंट करना है। 1 अक्टूबर को उनका डेथ हो गया है, तो 6 महीने हमारा जो पार्टनर है मनीष वो हमारे साथ था, तो ये 6 महीने के प्रॉफिट का हिस्सा भी उसे मिलना चाहिए। तो जो कुछ भी पर मंथ है वो 6 महीने का होगा, इतना याद रखेंगे हम, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं 6 लिख लेता हूं, 6। द डिजीज्ड पार्टनर टू बी गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, है ना, अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी 6 महीने का प्रॉफिट उसको देना है ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो तो पूरे साल का है, तो उसमें से 6 महीने का जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें से उसका हिस्सा, उसका शेयर हम उसको दे देंगे। His share of goodwill will be calculated on the basis of 2 years purchase of average profit of last 4 years। तो ये कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, ये 4 साल का प्रॉफिट दिया है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रीवैल्यूड, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। ड्रॉइंग्स ऑफ मनीष अप टू द डेट ऑफ डेथ इज 40,000 और इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 6% पर एनम, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन करना है हमें। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पूछा क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूछा है। मनीष के कैपिटल अकाउंट को बनाना है, सिर्फ जो डिजीज्ड पार्टनर ना उसी का कैपिटल बनाना है। एंड वर्किंग फॉर मनीष शेयर इन प्रॉफिट एंड गुडविल। ओके चलिए, सॉरी, क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखना और मैं इधर सोल्यूशन आपको दिखाने वाला हूं। ओके, ये CIDR GPS तो आपको बता दिया था, तो एक एक काम लेते हैं। पहले हम C फॉर कैपिटल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में से हम कैपिटल 50,000 रुपया, एक सेकेंड ना मैं क्वेश्चन देख लूं कहां गया, ये रहा। तो 50,000 रुपया कैपिटल हमने इधर लिख दिया, ये इधर से हमने टिक कर दिया, C फॉर कैपिटल हो गया। कमीशन क्वेश्चन में नहीं है, वो भी निकाल दिया। फिर आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बोला है 10% है, इधर हमने वर्किंग किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, 10%, 6 महीने के लिए, है ना। तो 2,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा जो हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500। ये अमाउंट में शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन। हाँ, इधर लिखने में गड़बड़ हुआ है। 50,000 का 10% और फिर 6 महीना, है ना, तो 2,500 आएगा। ये अमाउंट गलत है, यहाँ पे लेजर में सही लिखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2,500। फिर CI, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इसके पहले ड्रॉइंग्स लिख लेते हैं। ड्रॉइंग्स कितना बोला गया है, 40,000 रुपया बोला गया है, तो कैपिटल में डेबिट कर देंगे ड्रॉइंग्स को। अभी ड्रॉइंग्स पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 6%, तो 40,000
40,000 पे 6%, और वो भी 6 महीने के लिए चार्ज होगा, तो आपका ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1,200 रुपीज, जो हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप देख रहे हैं वन बाय वन हम टिक कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया। अब रिवैल्यूएशन, तो हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या क्या रिवैल्यूएशन बोला गया है? प्लांट एंड मशीनरी 80 करना है, 70 से 80 तो 10,000। बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो सेकेंड इफेक्ट हम नहीं देंगे। फिर आरडीडी 4,000 क्रिएट करना है, ये तो नुकसान हो गया तो इधर डेबिट कर दिया। और कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो 6,000 का जो प्रॉफिट हो गया वो तीनों में बढ़ जाएगा, तो हमारे मनीष भाई साहब को 1200 का क्रेडिट मिलेगा। तो हम जो पीएनएल अकाउंट उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें 1200 रुपीज लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब आते हैं गुडविल पे। तो गुडविल के लिए क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में? पिछले 4 साल का एवरेज ले लो पहले, तो ये 4 साल का प्रॉफिट हमने ऐड किया, डिवाइड बाय 4 किया, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपया। गुडविल 2 साल का गिनने को बोला गया है, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो एवरेज निकल के आया 1 लाख, उसका डबल कर देंगे 2 लाख रुपया। ये गुडविल किसका है बेटा? फर्म का गुडविल है। ये शब्द लिखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ कर देता है। तो ये 2 लाख गुडविल का क्रेडिट मनीष को नहीं मिलेगा, ये तो फर्म का गुडविल है। मनीष का उसमें हिस्सा कितना है? 1/5 हिस्सा है, तो मनीष को 40,000 का क्रेडिट मिलना चाहिए गुडविल के लिए। तो मनीष के कैपिटल में हम 40,000 गुडविल क्रेडिट करेंगे। ये आ गया 40,000 गुडविल का। तो 1 by 1 हो रहा है हमारा काम, तो बहुत बढ़िया। अभी जी फॉर जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है मेरे यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ा ठीक नहीं हुआ है। तो जनरल रिजर्व 20,000 है, जिसमें से उसका हिस्सा है 1/5, तो 1/5 हिस्सा 4,000 रुपया जनरल रिजर्व का मनीष को मिलना चाहिए। तो जनरल रिजर्व हो गया। सैलरी तो क्वेश्चन में नहीं दिया है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या बोला है? जो कहां गया? पॉइंट नंबर 1 में है, डिजीज्ड पार्टनर टू बी गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल का जो प्रॉफिट है, तो इधर कैलकुलेशन करते हैं। पिछले साल का जो प्रॉफिट है, जो लास्ट ईयर 4th ईयर बोला है, वो 60,000 तो पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना? तो 6/12 किया। ये जो है प्रॉफिट वो पूरे फर्म का है, तो हमारे मनीष भाई साहब का कितना? 1/5, तो इंटू 1/5 किया। इसको सॉल्व करेंगे तो 6,000 प्रॉफिट निकल के आता है, जो हम लिखेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ऐसा लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। ये हो गया पीएनएल सस्पेंस। तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करेंगे तो 62,500 का बैलेंसिंग फिगर आता है, जो हम ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, ठीक है। सॉरी। तो ये बहुत ही सिंपल सम था। आई होप सीआईडी और जीपीएस आपको पसंद आया हो, और पक्का अगर याद रखेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। साइली के बुक्स में जर्नल एंट्री बनानी है। साइली सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनाली, साइली ड्रॉज अ बिल, मनाली एक्सेप्ट्स द बिल, साइली डिस्काउंट्स द बिल आफ्टर अ मंथ। हाँ बेटा, 1 महीने के बाद साइली ने डिस्काउंट किया। ड्यू डेट बैंक इन्फॉर्म्ड कि बिल डिसऑनर हो गया, और बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए 300 रुपए। मनाली ने रिक्वेस्ट किया टू रिन्यू द बिल। साइली पहले तो भड़क गई, तो मनाली ने बोला अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा पैसा देती हूं, तो 20,000 रुपया कैश दे दिया अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस, एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस विथ इंटरेस्ट एट 15% फॉर 3 months। तो ये कैलकुलेशन हम करके बताएंगे आपको। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड फॉर बिफोर द ड्यू डेट मनाली वॉज इंसॉल्वेंट एंड 40% वॉज रिकवर्ड। तो आइए चलते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। काफी सिंपल है बेटा। चलिए, पहला एंट्री होगा मनाली टू सेल्स 40,000, दूसरा एंट्री होगा बीआर टू मनाली 40,000, तीसरा एंट्री होगा बिल डिस्काउंट करेंगे। अब बिल डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन होता है ना, बच्चे बहुत भारी गलती करते हैं। मैं पहले गलती करूंगा और फिर आपको बताऊंगा
कि गलती क्या है। तो 40,000 और डिस्काउंट का परसेंटेज 12 दिया है, तो 40,000 का 12% और गिन के आ जाते हैं 4,800 रुपया। अरे नहीं रे बाबा, 12% तो पूरे साल का है। हमने बैंक से जो लोन लिया है डिस्काउंट वो 3 महीने का लिया है। 3 महीना कैसे सर? तो बिल 4 महीने का था, हम बैंक में तुरंत नहीं गए, 1 महीने के बाद गए, यानी कि बिल हमने 3 महीने के लिए डिस्काउंट किया है। तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 3 महीने का होगा इंटू 3/12। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1,200 रुपया डिस्काउंट आएगा। 40,000 का बिल है और 1,200 रुपए अगर हम माइनस करते हैं तो 38,800 हमें पैसे मिलेंगे। तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट हमारा लॉस है वो डेबिट करेंगे और BR क्रेडिट करेंगे। अभी बिल बैंक के पास है, ओके। अब बिल डिसऑनर हो गया, हमने बैंक को पैसे दे दिए। बैंक ने 40,000 तो लिए हमसे, ऊपर से 300 रुपए लिए, तो मनाली से हम अभी 40,300 लेंगे और बैंक को हमने 40,300 दे दिए, तो मनाली टू बैंक आएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे बुक्स में यानी कि ड्रॉअर के बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। हम अभी पे जरूर कर रहे हैं पर हम हमारी ड्रॉई से उसको रिकवर कर लेंगे, सो इट इज नॉट अवर एक्सपेंस। ठीक है, ओके। तो मनाली टू बैंक हो गया 40,300। अभी मनाली कैश दे रही है, पार्ट पेमेंट कर रही है, 20,000 दे रही है प्लस नोटिंग चार्जेस भी दे रही है, तो कैश टू मनाली हमने पास कर दिया 20,300। तो 40,300 जो लेने थे हमें, उसमें से 20,300 तो उसने दे दिए बेटा, तो अभी बैलेंस कितना बचा है? 20,000। ये 20,000 पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 15%। 15% करें, ये अधूरा होगा, 3 महीने के लिए चार्ज करना है इंटू 3/12। तो ये अगर सॉल्व करते हो तो 750 इंटरेस्ट आता है। 750 ब्याज जो है वो हमारा इनकम है जो हम मनाली से नहीं देवाने हैं। तो मनाली डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अर्न को क्रेडिट करेंगे। 750 मनाली टू इंटरेस्ट अर्न। अब मनाली से टोटल बिल जो लेना है वो 20,000 प्लस 750, तो BR टू मनाली 20,750। ये बिल डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा, मनाली टू बिल रिसीवेबल 20,750 और लास्ट में 40% पैसे हमें मिल रहे हैं। तो 20,750 का 40% करोगे तो 8,300 मिल रहे हैं, बाकी के बैड डेट हो गए हैं, तो कैश बैंक डेबिट होगा, बैड डेट डेबिट होगा और मनाली को 20,750 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो है डिसोल्यूशन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है डिसोल्यूशन। आप बोलोगे सर आप तो हर जगह सिंपल सिंपल बोलते हो, पर सिंपल है तो सिंपल बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 पे पहुंचे बेटा, क्वेश्चन 5 है डिसोल्यूशन। चलिए, अश्विन, भाविन एंड प्रवीण कैरिड ऑन बिजनेस 5:3:2। कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स हैं, भाविन का लोन है। भाविन कौन है? हमारा पार्टनर है भाई। रिजर्व फंड है, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर लेस RDD और बैंक। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स वर रियलाइज्ड, प्लांट वाज टेकन ओवर बाय अश्विन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड भाविन्स लोन वर फुल्ली पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000। तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। पहला स्टेप होगा बैलेंस शीट के सारे आइटम को ट्रांसफर करो। क्या क्या प्रिपेयर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो क्रेडिटर्स को हम एक चीज उन्होंने नहीं बोला है पर हम बनाएंगे थोड़ा शाना बन के, वो है भाविन का लोन। पार्टनर का लोन अगर हुआ तो उसका लेजर अकाउंट बनाना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके हाथ में रखिए, मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले नहीं करूंगा अभी। तो ये हमारा रियलाइजेशन है, कैश बैंक है और भाविन का लोन है, इधर कैपिटल अकाउंट है। रेडी? तो क्रेडिटर्स को हम रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद भाविन का लोन तो लेजर अकाउंट में लिख देंगे 10,000 क्रेडिट साइड पे। रिजर्व फंड ये तीनों को बांट देना है, कौन से रेशियो में? 5:3:2। तो 40,000 को कैपिटल में बांट देंगे 5:3:2 के रेशियो में। और फिर कैपिटल का बैलेंस है 40, 20 एंड 8। तो ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया।
एसेट साइड में सारी चीजों को रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डाल देंगे, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर्स। डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट यहां पे लिखा है और उसका जो आरडीडी है वो क्रेडिट साइड पे लिखा है। बैंक का हमने लेजर अकाउंट बनाया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 10,000। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ, ट्रांसफर ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम बैलेंस शीट। सेकेंड स्टेप होगा सेल ऑफ एसेट, या फिर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करते हैं तो वो भी, तो या तो हमने बेचा और पैसे आए या दूसरा पार्टनर को ट्रांसफर किया। ये दोनों एंट्री साथ में हम करेंगे। तो पहला करते हैं जो बेचा, वो बेचा तो पैसे आएंगे तो बैंक डेबिट होगा और एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, उसके जगह रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो बैंक टू रियलाइजेशन, तो इधर बाय बैंक लिखेंगे, इधर डिटेल लिखेंगे कि कौन से एसेट के कितने पैसे आए। तो इन्वेस्टमेंट का 10,000 आया है, स्टॉक का 48 आया है और डेटर का 30। टोटल बाहर कर देंगे 88 और बैंक के कॉलम में सीधा टोटल ही लिखेंगे 88। इधर वापस डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बैंक टू रियलाइजेशन। इसके बाद पार्टनर कोई एसेट लेके गया, हाँ सर अश्विन लेके गया है प्लांट एंड मशीनरी, तो इधर बैंक के जगह पे, बैंक टू रियलाइजेशन के जगह पे अश्विन टू रियलाइजेशन होगा 40,000। प्लांट की जो वैल्यू है वो 40,000 की है, अश्विन बोलता है मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो अश्विन के कैपिटल में डेबिट करना पड़ेगा 40,000। ठीक है बेटा, अश्विन टू रियलाइजेशन। फिर क्रेडिटर्स और भाविन की लोन को पे कर दिया, ओके बहुत अच्छी बात है। तो भाविन लोन टू बैंक 10,000, तो बैंक में भाविन की लोन आ गई क्रेडिट साइड पे। क्रेडिटर्स हमारे हैं 42,000, तो 42,000 हमने क्रेडिटर्स पे किया और 2,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हैं, तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक 42 और 2 44,000 और उसका सेकेंड इफेक्ट इधर लिख दिया। तो ये हो गया पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब हम करते हैं रियलाइजेशन को क्लोज। रियलाइजेशन को क्लोज किया, 24 का लॉस आ रहा है जो तीनों में बढ़ गया, ये लॉस आपके कैपिटल में डेबिट हो गया और फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला और वो बैलेंस बैंक में चला गया क्रेडिट साइड पे 8,000, 24,800, 11,200 एंड बैंक अकाउंट शुड ऑटोमेटिकली टैली। ओके, तो एज आई सेड काफी कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन था। सॉरी, क्वेश्चन 5 ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अनिकेत इश्यूड 40,000 शेयर्स, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 50, बहुत बढ़िया, 40,000 बेचने थे और एप्लीकेशन आ गई 50,000। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस इसको मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं, समझाने के लिए कि मान लो आप 5 डिमांड लेके गए भगवान के पास, है ना, मगर दिमाग में कि भगवान ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी, ऐसे 5 आप एप्लीकेशन लेके गए भगवान के पास और भगवान आप पे एक्चुअली बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही खुश था। तो भगवान ने 5 में से 4 एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर ली, एक एप्लीकेशन रिजेक्ट कर ली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोरेटा। दूसरा भी कोई जाएगा 5 एप्लीकेशन लेके तो उसकी 4 हो जाएगी, तीसरा कोई जाएगा 10 एप्लीकेशन लेके उसकी 8 हो जाएगी। तो 5:4 का ये रेशियो होता है जिसको प्रोरेटा यानी कि प्रोपोर्शनेटली बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भगवान को थोड़ा साइड पे रखते हैं। तो हमने पैसे दिए थे 5 एप्लीकेशन के, एज अ शेयर होल्डर हमने कंपनी को पैसे दिए थे 5 एप्लीकेशन के, उन्होंने 4 ही शेयर हमें दिए, तो मेरा जो एक एप्लीकेशन का 20 रुपया उनके पास बच जाएगा वो मुझे वापस नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई ये बाकी के पैसे तो लेने बाकी है ना आपसे, ये 4 शेयर के, तो उससे आपका ये 1 शेयर का जो पैसा है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, ये लीगल होता है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो वो बोल रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर मेड एंड ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट सनीश, ये क्या नाम हुआ, who was holding 1,000 shares failed to pay both the calls। अरे रे, उसने फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। His shares were forfeited after the second call। Record the journal entries in the books of Aniket। तो मेरा एक आदत है, ये छोटा सा वर्किंग नोट में बना लेता हूं ऊपर क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, ये 4 अलग अलग केसेस, और राइट हैंड साइड पे
सनीश ने 1000 शेयर अप्लाई किए थे, तो पहला पैसा मिल गया, सेकंड पैसा मिल गया, थर्ड और फोर्थ नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है कैलकुलेशन के लिए। पहले एंट्री होगा पैसे आने का, तो बैंक टू एप्लीकेशन 50,000 शेयर 20 रुपया पर शेयर, जीरोज में गलती नहीं करना, 10 लाख रुपए हमारे पास आए बैंक टू एप्लीकेशन। फिर जितने पैसे आए उतने, ऐसा कोई सोचे 50,000 का एप्लीकेशन आया रख लेता हूं मैं अपने पास, तो सेबी है भाई, सेबी देख रही है आपको क्या कर रहे हो, तो आप 50,000 शेयर के पैसे रख नहीं सकते हो, मतलब 50,000 शेयर इशू नहीं कर सकते हो। वो तो पहले जो बेचने थे 40,000 उतने ही बेच सकते हो। तो यानी 40,000 का जो पैसा है एप्लीकेशन का, वो हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया पूरा 10 लाख से, 40,000 इंटू 20 ये हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया, और 10,000 इंटू 20 ये हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया। रिफंड नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमें अलॉटमेंट के पैसे के साथ एडजस्ट करना है। ठीक है। थर्ड, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। प्लीज डोंट से अलॉटमेंट मनी ड्यू, आप ऐसे बोलिए अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। तो अलॉटमेंट मनी एक शेयर का कितना है बेटा, 30 रुपया है एक शेयर का, और नंबर ऑफ शेयर कितना है 40,000। अभी यहां पे ना इस बात को बीच में मत लाओ कि सर ऑलरेडी पैसे मिल गए हैं ना, उसको बाद में 4 स्टेप में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना सवाल पूछ रहे हैं कितने शेयर्स हैं और एक शेयर का अलॉटमेंट का पैसा कितना है। तो 40,000 शेयर्स हैं और एक शेयर का 30 रुपया है, तो 12 लाख रुपए अलॉटमेंट के हैं जो हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो अलॉटमेंट डेबिट करेंगे, कैपिटल क्रेडिट करेंगे 12 लाख रुपए से। अब वो सवाल पूछो, क्या सब पूरे 12 लाख हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 लाख तो पहले ही कंपनी के पास पड़े हुए हैं। तो अभी कंपनी को अगर सभी लोग पैसा दे देते हैं तो कितने पैसे मिलेंगे? 10 लाख मिलेंगे। तो बैंक टू अलॉटमेंट 10 लाख रुपए कैसे आया? 12 लाख माइनस 2 लाख। अभी हम कॉल के पैसे कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कॉल का भी 30 रुपीज है, तो 40,000 इंटू 30 हो गया 12 लाख रुपीज। कॉल डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। अभी जब कॉल के पैसे आ रहे हैं तो एक भाई साहब है 1000 शेयर वाले जिनके पास पैसे नहीं है, तो बैंक डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होगा और फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा। कॉल्स इन एरियर्स आएगा 1000 रुपीज पे, 1000 शेयर्स पे 30 रुपीज, तो 30,000, 12 लाख में से 30,000 माइनस करोगे तो 11,70,000 अब मिलेगा। ओके। फिर फोर्थ नेक्स्ट एंट्री होगा सेकेंड कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना है? 40,000 शेयर्स हैं, उस पे 20 रुपया है, तो 8 लाख रुपया एंट्री होगा सेकेंड कॉल टू कैपिटल का। वो 1000 शेयर वाले भाई साहब ये पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो 1000 शेयर इंटू 20 यानी 20,000 कॉल्स एंड एरियर्स में आएगा और 7,80,000 हमें मिलेगा। 8 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे तो बैंक में आ गया 7,80,000। ओके। अब उसको बहुत सारे लेटर लिखेंगे, नोटिस भेजेंगे, वो पैसे नहीं दे रहा है तो उसके शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं। जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, जब हम शेयर फोरफिट करेंगे तो कैपिटल को डेबिट करेंगे। एक और बात, जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, जब हम शेयर फोरफिट करते हैं तो कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो इक्विटी कैपिटल 1000 शेयर पूरा 100 रुपया डेबिट करेंगे 1 लाख। जो पैसे नहीं मिलने वाले हैं, कॉल्स एंड एरियर्स कितना है उसका? तो इधर 30,000 है पहले में, सेकंड में 20,000 है, तो कॉल्स एंड एरियर्स अभी हम मांगेंगे भी नहीं, अभी रिश्ता ही तोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया हमने। तो कॉल्स एंड एरियर्स को क्रेडिट करोगे 50,000, और उसने कितने पैसे दिए हैं? सर दिए भी तो हैं 50,000, तो वो अब हम वापस भी नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा लाइट एनवायरनमेंट कर लेते हैं। डिवोर्स में अगर मतलब हमने वाइफ को कुछ गहने दिए थे तो डिवोर्स के बाद वो गहने वापस नहीं लेंगे, वो उसी के पास रहने देंगे। ओके, टेक इट लाइटली एज अ जोक। तो शेयर फॉरफीचर में 50,000 पड़े रहेंगे, ये कंपनी का प्रॉफिट है। शेयर्स भी गए और जो पैसे दिए थे वो भी गए, और कंपनी ये शेयर किसी और को री इशू कर सकती है बाद में। ठीक है, तो ये 9 एंट्रीज हैं, काफी सिंपल है इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम। ये है एनपीओ का क्वेश्चन। एनपीओ जनरली कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बहुत खांसी हो गई है, फिर भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट 31 मार्च 16 एडिशनल इन्फो दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दिया है
ये बैलेंस शीट नहीं है बेटा, ये हेडिंग में गड़बड़ हो गया, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट है। ओके, और ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो पढ़ लेते हैं फटाफट से। ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, डोनेशन है, ट्यूशन फी है, टर्म फी है, एडमिशन फी है। पेमेंट में सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स है, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, फिक्स डिपॉजिट है और क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं 1 अप्रैल के, फर्नीचर के, बिल्डिंग फंड के, फिक्स डिपॉजिट के, कैपिटल फंड का। क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का दिया है, बाकी किसी का दिया नहीं है, जो हमें ढूंढना है। 50% of donation is for building fund. Life membership fee is to be capitalized. Tuition fee include 12,000 received for last year. Outstanding tuition fee for the current year amounted to 4,200. Okay. ये क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बनाएंगे एक अच्छा सा भारत, वो तो बनाएंगे, अभी फिलहाल हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो अगेन मैं क्वेश्चन मेरे पास ले लेता हूं और फिर आपको सिखाता हूं। चलिए, तो पहले क्या करते हैं, पहले 1 बाय 1 बैलेंस शीट की जो आइटम्स है वो पिकअप कर लेते हैं। तो फर्नीचर मैं न्यू बैलेंस शीट में लिखता हूं, अंदर के कॉलम में 40,000। फिर बिल्डिंग फंड लायबिलिटी साइड पे लिखता हूं, अंदर के कॉलम में 1.5 लाख। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट बैलेंस शीट में अंदर के कॉलम में लिखता हूं 1,60,000। उसके बाद कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड पे अंदर लिखता हूं 1,20,750। ओके, उसके बाद जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश और बैंक दिया है वो भी तो बैलेंस शीट में आएगा। तो क्लोजिंग, ओपनिंग नहीं, तो क्लोजिंग 1,450 और 50,000 ये भी मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया। तो बैलेंस शीट की आइटम्स मैंने मोरलेस ले ली। अब मैं जाता हूं रिसिप्ट पेमेंट में, रिसिप्ट से स्टार्ट करता हूं। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को इग्नोर करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके लिए क्या बोला है, कैपिटलाइज करने बोला गया है, तो वो हम इनकम में नहीं लिखेंगे, लायबिलिटीज में ऐड करेंगे। तो लायबिलिटी में 20,500 ऐड कर दिया। ओके, ट्यूशन फीस, सॉरी डोनेशन, डोनेशन बोला आधा आधा करो भाई, बिल्डिंग फंड में आधा जोड़ो और आधा इनकम में ले लो। तो 1 लाख जो डोनेशन आया है उसमें से 50,000 बिल्डिंग फंड में लिखेंगे, टोटल बाहर कर दिया 2 लाख, और बाकी का 50,000 हम इनकम में लिखेंगे। ठीक है, आगे ट्यूशन फीस के बारे में बोला गया है 1,30,000 हमें मिला है, उसमें से 12,000 पिछले साल का था, तो इनकम में हमने 1,30,000 लिख दिया और उसमें से 12,000 माइनस कर दिया क्योंकि ये पिछले साल का था। ओके, आगे टर्म फीस है 1 लाख जो इनकम में लिखेंगे, एडमिशन फीस है 40,000 जो हम इनकम में लिखेंगे। फिर पेमेंट साइड पे आ गए, सैलरी 67, इलेक्ट्रिसिटी 26,200, बुक्स है 41,300 के। अभी बुक्स को ना हम अज्यूम करते हैं कि ये फिक्स्ड एसेट है, वैसे भी बुक्स फिक्स्ड एसेट होती है, मतलब जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितना नॉलेज गैदर करोगे वो जिंदगी भर तक काम आएगा, है ना। तो हम 11th स्टैंडर्ड की बुक या 12th स्टैंडर्ड की बुक की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वो तो आप रद्दी में दे दोगे 1 साल बाद। पर ये बुक्स वो है जो हम बहुत साल यूज करने वाले, वैसे भी लाइब्रेरी है तो 1 साल के बाद वो बुक जाएगा नहीं, तो ये एसेट में लिखेंगे 41,300। उसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा, इनर कॉलम में लिखेंगे 45,000। उसके बाद हमने फिक्स डिपॉजिट किया, आई एम सॉरी स्टेशनरी मिस हो गया, तो स्टेशनरी एक्सपेंस है। उसके बाद नया फिक्स डिपॉजिट किया 2 लाख, टोटल बाहर कर दिया 3,60,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो लिख दिया था। ठीक है, अभी क्या बच जाता है, सब हो गया। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 4,200, लास्ट एडजस्टमेंट बच गया है, तो ये हम इनकम में ऐड करेंगे 4,200। ये रिसीवेबल है, इस साल की फीस मिली नहीं है अभी तक, तो 4,200 इनकम में लिखा, और रिसीवेबल है तो एसेट है तो एसेट साइड पे लिख दिया। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे। तो जैसे पहले बताया था, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है और वो क्लोजिंग बैलेंस है 75,000। ठीक है, तो 40 + 45 तो 85 होता है, पर वो बोल रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस 75 है, तो इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि 10,000 डेप्रिसिएशन है, तो वो एक्सपेंडिचर में लिख देंगे 10,000, और अभी क्रेडिट माइनस डेबिट कर देंगे, तो 1,90,700 सरप्लस आ गया, और उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ये टोटल बाहर आ गया। और आप देख सकते हैं सारे पे हमने हाईलाइट कर लिया है, तो बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया। ओके,
जरा पानी पी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 12 मार्क का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। इसमें ना 2-3 चीज काफी ट्रिकी है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ते टाइम थोड़ा जोर दूंगा उस बात पे, आपको फिर पकड़ना है कि सर ये किस बात पे जोर दे रहे हैं और क्या वजह है। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस ऑफ शैलेश एंड नीलेश ऑन 31st March 2016। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L। पहला है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट में चला जाएगा। परचेजेस 1,76,000, ट्रेडिंग डेबिट में चला जाएगा। वेजेस 23,500, ट्रेडिंग डेबिट में चला जाएगा। सैलरीज 10 महीना 18,000। समझा? क्या समझा? ये हिडन एडजस्टमेंट है बेटा, है ना। हमने 18,000 जो है वो 10 महीने का पगार है। अब नीचे आप देखोगे तो कहीं आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में बताया नहीं है, पर हमें ये दो बातों को मिला के ये समझना है कि वो ये कहना चाहते हैं कि 2 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए उधर ब्रैकेट में 10 महीना लिखा है। तो सिर्फ आपके लिए, वैसे जरूरी नहीं है, आपके लिए मैं इधर लिख लेता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 महीना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। हिडन एक्सप्रेसली नीचे एडजस्टमेंट के तौर पे नहीं दिया, छुपा के दिया हमको। तो अभी हम तो एक्सपर्ट हो गए, हम नहीं डरने वाले या मिस्टेक करने वाले। ऑफिस एक्सपेंस P&L डेबिट, बैंक चार्जेस P&L डेबिट, मशीनरी और लैंड बैलेंस शीट एसेट, बैड डेट P&L डेबिट, सन्ड्री डेट्स यानी डेटर है तो बैलेंस शीट एसेट, इलेक्ट्रिसिटी P&L डेबिट, फर्नीचर P&L बैलेंस शीट एसेट, 8% डिबेंचर। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लग, 8% डिबेंचर किधर है, कौन से साइड पे है? तो ये डेबिट साइड पे है, 40,000 हाईलाइट करना था बेटा, ये 40,000 डेबिट साइड पे है। तो बाय डिफॉल्ट डिबेंचर मतलब लायबिलिटी ऐसा नहीं है, हमने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट है भाई, इन्वेस्टमेंट। और इधर भी हिडन एडजस्टमेंट है। क्या हिडन एडजस्टमेंट है तो मैं बताता हूं, पहले ये क्लियर कर लो कि ये 40,000 इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कब किया? 1 अक्टूबर 15 को किया, और हम जो है बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 16 का, यानी 6 महीने हो गए इन्वेस्टमेंट करके। तो क्या हमें ब्याज मिला है क्या? देखो जरा, किधर देखोगे? क्रेडिट साइड पे ढूंढो, डिबेंचर इंटरेस्ट कहीं पे है? नहीं है सर। तो मतलब ये भी हो गया हिडन एडजस्टमेंट। तो 7वां हम लिख लेते हैं इधर अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च यानी कि 6 महीने का। तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आगे एक और हिडन है, बाद में बताऊंगा। ड्राइंग्स शैलेश और नीलेश का है। फिर कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब लायबिलिटीज में चला जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा। करंट अकाउंट ये भी लायबिलिटी में जाएगा। अब मैंने ये सोल्यूशन में अकाउंट नहीं बनाया कैपिटल और करंट के, करंट अकाउंट की जगह मैं बैलेंस शीट में लिखने वाला हूं। आपको अगर अकाउंट बनाना है तो बेशक बना सकते हैं, पर मैंने नहीं बनाया है। अब मैंने जब नहीं बनाया है, आप अगर नहीं बनाने वाले हैं तो लाइंस छोड़ने पड़ेंगे आपको। सीधा सीधा करंट अकाउंट एक के बाद एक लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको करंट अकाउंट एक का लिखा शैलेश का, उसके बाद 4-5 रो छोड़ देना, फिर आप लिखना नीलेश का करंट अकाउंट। ओके, इसमें ये क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो सारे कैलकुलेशन हमें करंट अकाउंट में करने, कैपिटल में नहीं। तो कैपिटल में रो छोड़ने की जरूरत नहीं, आप एक के बाद एक लिखो, टोटल कर दो बाहर। ओके, चलिए एडजस्टमेंट्स। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस 84,000। भाई ये तो गलत बात है, स्टॉक कभी मार्केट प्राइस पे वैल्यू नहीं करते हैं। विच वॉज 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था बेटा, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके बता देते हैं। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 20 रुपया है, तो मार्केट प्राइस 120 है ना। यही तो बोलना चाहते हैं कि जो स्टॉक है 100 में खरीदा हुआ माल मैं 120 में बेचता हूं, तो 120 ये 84,000 है, तो 100 कितना रुपया होगा? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस से हम वैल्यू करते हैं, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे 70,000 रुपीज से। ओके, चलिए डेप्रिशिएट मशीनरी 10%, ठीक है।
डेटर्स पे आरडीडी बनाना है 5%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ठीक है, वो हम कर लेंगे। ये पांचवा जो है ना वो वापस एक हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन नहीं है, एक्सप्रेसली दिया है, पर ये थोड़ा गड़बड़ करने वाला है। तो मशीनरी इंक्लूड्स का मतलब क्या? इंक्लूड्स, सर क्या मजाक कर रहे हो? तो मशीनरी इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी 40,000 ऑन 1 जनवरी 2016। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, ट्रायल बैलेंस में जो मशीनरी है, ट्रायल बैलेंस में मशीनरी है 90,000 का, ये कौन से दिन का बैलेंस है बेटा? तो ये बैलेंस है 31 मार्च का। तो ये जो बता रहे हैं ना 40,000, वो मशीनरी उसमें ऑलरेडी है, उसमें ऐड मत करिएगा, उसमें वो ऑलरेडी है। यानी 1 अप्रैल 15 को मेरे पास 50,000 का मशीनरी था और मैंने 1 जनवरी 16 को नया 40,000 का मशीनरी खरीदा। ये वाली मशीनरी मैंने 12 महीने यूज की, वेरेज ये मशीनरी मैंने सिर्फ 3 महीने यूज की। तो ये इंफॉर्मेशन हमें बहुत काम आने वाला है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। एक और बार समझा देते हैं। ट्रायल बैलेंस में मशीनरी है 90,000 का। फिफ्थ एडजस्टमेंट कह रहे हैं कि 90,000 तो 31 मार्च का है, हमने अभी 3 महीने पहले 1 जनवरी को 40,000 का मशीनरी नया खरीदा है। मतलब शुरुआत से कितने का मशीनरी था? 50 का ही था भाई। उसके बाद 40 का खरीद के 90 तक पहुंचे। 50 का मशीनरी पूरे साल भर यूज हुआ है, पर 40 का मशीनरी सिर्फ 3 महीने यूज हुआ है। तो ये डेप्री कैलकुलेट करने के लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अभी आप पकड़ लीजिए क्वेश्चन, मैं अभी सिर्फ सोल्यूशन डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे बार बार नहीं जाऊंगा। तो हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना लिया है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। आइए, तो पहले ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में आ जाएगा 88,000, हाइलाइटर लेना पड़ेगा ना बेटा, 88। उसके बाद परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट में आ जाएगा, फिर वेजेस 23,500 ट्रेडिंग डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद सैलरीज, तो अंदर के कॉलम में लिखेंगे 18, और जैसे आपको बताया 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 18,000 अगर 10 महीने का है तो 1 महीने का 1800 होगा और 2 महीने का होगा 3,600। तो इसका एडजस्टमेंट अभी कर लेते हैं हम। 3,600 अंदर लिख के टोटल बाहर कर दिया और इसका सेकंड इफेक्ट किया बैलेंस शीट लायबिलिटी में 3,600। सफिशिएंट जगह छोड़ देना, जगह में ना कंजूसी मत करो। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल एक पेज पे बना दो, बैलेंस शीट दूसरे पेज पे। अगर ट्रेडिंग में और पीएनएल में बहुत सारे आइटम्स हैं तो उसके लिए भी एक एक पेज ले सकते हो। ठीक है, चलिए। सैलरी के बाद आता है ऑफिस एक्सपेंस, जो कि हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। उसके बाद बैंक चार्ज पीएनएल में डेबिट करेंगे। मशीनरी एसेट में अब हम डिस्प्ले अलग अलग करेंगे। देखो कैसे लिखा है, मशीनरी ओपनिंग 50,000, ये बाय मिस्टेक आ गया है 50,000, और फिर एड परचेज 40। तो 90 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख दिया ताकि गलती ना हो। आगे लैंड है 1,30,000, लैंड पे कोई डेप्री क्वेश्चन में नहीं बोला है। फिर बैड डेट है 4,000, बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो पीएनएल में जाता है 4,000। फिर डेटर्स हैं 82,000, बैलेंस शीट में लिखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है 9,900, पीएनएल में लिख देंगे। उसके बाद है फर्नीचर 43,000, बैलेंस शीट एसेट में लिख देंगे, उसमें डेप्री नहीं दिया है क्वेश्चन में। फिर 8% डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख देंगे। और जैसे कि आपको समझाया था 40,000 पे इधर वर्किंग किया है, देखो 40,000 पे 8% 6 महीने का ब्याज 1,600, ये अक्रूड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हम इधर ऐड करेंगे, ये रहा, टोटल बाहर कर दिया 41,600, और ये इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे लिख दिया 1,600। पहला रो ब्लैंक छोड़ देना, उधर ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है। ओके, चलिए अभी ड्राइंग्स है, करंट अकाउंट से माइनस करेंगे ड्राइंग्स को। तो करंट अकाउंट लेस 3,000 और लेस 2,000, जैसे कि बोला जगह छोड़ना पड़ेगा अगर आप लेजर अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो। ओके, चलिए अभी कैपिटल 120 और 120, तो 240 बाहर आ गया। क्रेडिटर्स 1,03,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000, और सेल्स है 3,08,000। सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे। अब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो ओपनिंग 5,000 और 4,000। तो ये ट्रायल बैलेंस की सारी पोस्टिंग हमारी हो गई। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स कहां चले गए, ये रहे। पहला एडजस्टमेंट कह रहा है
पहला एडजस्टमेंट हमने वर्किंग समझा दिया आपको। 84 मार्केट प्राइस है, उसको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे तो 70,000 हमारा स्टॉक आ जाता है। ये वर्किंग इधर बनाया है और आपको भी एग्जाम में बनाना है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक 70,000 बैलेंस शीट एसेट में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। यस, नो, यू आर राइट, यस। डेप्री मशीनरी पे 10%, पूरा डिटेल समझाया गया था। ओपनिंग जो है 50,000, उस पर 10% लगेगा और जो नया परचेज किया उस पर सिर्फ 3 महीने का। तो टोटल डेप्री 5 + 1 6,000 होगा, जो हम बैलेंस शीट से माइनस करेंगे। टोटल बाहर कर दिया 34। अच्छा, ये 84 होगा, वो ऊपर 50,000 बाहर आ गया है, तो 50 40 -6 करोगे तो 84 होगा। और ये 34 डेप्री का सेकेंड इफेक्ट हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। उसके बाद आरडीडी करना है 5%। तो डेटर्स हैं हमारे 82, उसका 5% करोगे 4,100, टोटल बाहर कर दिया। और ये पीएनएल में डेबिट करेंगे 4,100, टोटल बाहर कर दिया 8,100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 1,20,000, ये उनका कैपिटल है दोनों का, जिसपे 8% इंटरेस्ट लगता है 9,600। ये हमारे लिए यानी कि फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पीएनएल में डेबिट करेंगे 9,600, टोटल आ गया 19,200। और ये बैलेंस शीट में करंट अकाउंट में ऐड होगा बेटा, करंट अकाउंट में। तो 9,600 करंट अकाउंट में ऐड किया। मशीनरी का डेप्री हम कर चुके हैं। अभी हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 9,500, वो पीएनएल में आ गया। और ये बैलेंस आएगा 16,700। इसको जब ये 19,200 लिखा ना, उसके 3-4 रो नीचे लिखो आप, ताकि आप अंदर के कॉलम में लिख के ये 3 रो लिख सको। नेट प्रॉफिट लिखना है और 2 पार्टनर के नाम लिखना है, नहीं तो बहुत गिचड़ी कर देते हो। तो 16,700 को 2 में डिवाइड किया, इक्वल रेशियो 8,350। इसको करंट अकाउंट में ऐड करना है बेटा। तो करंट अकाउंट में 8,350 ऐड किया, दोनों के करंट अकाउंट का बैलेंस बाहर लिख दिया। और फिर अगर आप देखो तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। कैलकुलेशंस आपको थोड़े फास्ट करने पड़ेंगे, है ना, नहीं तो आपको पता है बैलेंस शीट जो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है वो थोड़ा टाइम ले लेता है। एंड इट इज अनफॉर्चुनेट कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना। आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो ईयर का हमने सोल्यूशन किया, वो आपको समझ आया होगा। और आई होप कि आपको ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए काम आ जाए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया बेटा, जल्दी से काम करो कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो जो आपको पसंद आया है, तभी तक यहाँ पहुंचे हैं, तो इसको आप एक थम्स अप भी दे दो, ताकि यूट्यूब बाबा जो है उनको पता चले कि सपन सर ने अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय।